बांग्लादेश में सनातनियों पर प्रहार जारी है। सनातनियों के आस्था के केंद्र हिंदू मंदिरों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ऐसे में अब आवाज हिंदुस्तान से भी उठ रही है और हिंदुस्तान की सरकार भी इसके ऊपर कड़ी आपत्ति जाहिर कर रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की इसी कड़ी में अब वहां पर हिंदू संतों के ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो बांग्लादेश से आ रही है। चटगांव में एक बार फिर काली मंदिर पर हमला किया गया है। आरोप यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देर शाम मंदिर में जबरदस्त तोड़फोड़ की। उसके साथ ही कई जगह रैलियां निकालकर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए। उनके विरोध में ये नारेबाजी हो रही है। कई सनातनियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश में ये हिंसा और ज्यादा भड़क गई है, बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। हिंदू सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच संत चिन्मय प्रभु के वकील की हत्या हो गई। इस निर्मम हत्या के बाद हिंदुओं का गुस्सा और ज्यादा उबाल मार रहा है। मंगलवार शाम को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए मंदिरों की तरफ बड़ी संख्या में तेजी से आगे बढ़े। मंदिरों में रखी हुई मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। हमने आपको बताया बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की रिहाई को लेकर जगह जगह मार्च निकाले जा रहे हैं। इस वक्त हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में इस वक्त बांग्लादेश की सरकार भी कुछ कर पाने में पूरी तरीके से नाकारा और निकम्मी साबित हो रही है। आपको बता दें, कट्टरपंथी हिंदुओं को लगातार चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं के आस्था के केंद्र मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश की सरकार वही थका सा रटा रटाया सा कारनामा करने में लगी हुई है। भारत सरकार के दबाव के बाद कहीं जाकर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हिंदू संत के वकील की हत्या की जांच की कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। लेकिन जरा सोचिए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार उन्हें खुद दिखाई नहीं दे रहे। वहां के कट्टरपंथियों के दबाव में इस वक्त बांग्लादेश की सरकार ऐसा लग रहा है काम कर रही है। जिस तरीके से वहां का पुलिस प्रशासन मूक और बधिर बना हुआ है, इस तस्वीर के सामने आने के बाद आप ये कह सकते हैं हिंदुओं के इलाके में कट्टरपंथी चरमपंथी लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही हैं, रैली निकाली जा रही है। जरा तस्वीरें आप देखें और वहां पर जो नारेबाजी हो रही है वो आप सुने, कैसे हिंदुओं को डराया और धमकाया जा रहा है। देखी आपने, उनके स्लोगन सुने, कितने भड़काऊ और कितने एक समुदाय के विरोधी ये नारे हैं। आप पूरी की पूरी एक कौम को क्या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के घरों पर आक्रमण कर दो, हिंदुओं के आस्था के केंद्रों को ढा दो, वहां मंदिरों में रखी हुई मूर्तियों के साथ ऐसा व्यवहार करो, उन्हें खंडित किया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने चटगांव में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। चटगांव के सीबक रोड इलाके में हिंदुओं के घरों के अंदर आगजनी की गई है। इससे पहले उन्होंने हिंदुओं को दुकान बंद करने की धमकी दी। यानी कि सोचिए जरा, उनकी रोजी रोटी पर भी प्रहार किया गया, उनके घरों पर आक्रमण किया गया। जगह जगह से आगजनी की तस्वीरें आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावर इस्लामी जमात से जुड़े हुए हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले संत चिन्मय प्रभु, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को सोमवार के दिन अचानक ढाका एयरपोर्ट से पहले अरेस्ट किया गया। उनके खिलाफ देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया गया क्योंकि वो चरमपंथियों के खिलाफ बोल रहे थे। वो कट्टरपंथियों के हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इस आक्रमण के खिलाफ बोल रहे थे। वो हिंदुओं को गोल बंद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन शायद ये वहां की सरकार और वहां के कानून को गुजारा नहीं हुआ और इसलिए उन्हें सोमवार के दिन अचानक से ढाका एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। उनके खिलाफ देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया। मंगलवार को चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी जमानत को 2 मिनट के अंदर अंदर खारिज कर दिया गया। इससे हिंदुओं का गुस्सा और बढ़ गया।
कोर्ट के बाहर पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदुओं पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। चटगांव कोर्ट के बाहर पुलिस ने चिन्मय प्रभु के समर्थकों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए रबड़ बुलेट तक का भी इंतजाम किया, इसका इस्तेमाल किया गया। कोर्ट के बाहर हिंसा में चिन्मय प्रभु के वकील सैफुल इस्लाम की हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप भी हिंदुओं पर ही मरने की कोशिश की जा रही है। जरा आप वहां की स्थिति देखिए। जो एक हिंदू माइनॉरिटी का फेस है, उनकी आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जो पुलिस के बीच में उनको लेके जाना, वो इस तरह का मेरे ख्याल से भय प्रकट करना चाहते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, कि जो भी उनके बीच में, बेचारों के बीच में जो साहस है, जो प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट की रीढ़ टूट जाए, ताकि हिंदू गिर जाए और जो 7% बाकी है वो भी समाप्त हो जाए। तो ये बहुत ही दुखद है एंड हम ये आशा करते हैं कि पूरा संसार इस बात का संज्ञान लेगा और पूरे बात का संज्ञान लेगा और उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हिंदुस्तान से आवाज उठ रही है। आप देख रहे हैं कैसे पहले तो चिन्मय दास पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया, उनके वकील की साजिशन हत्या कर दी गई, उस हत्या का इल्जाम भी हिंदुओं के ऊपर ही मरने की कोशिश हुई। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भारत ने नाराजगी जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए जो कहा है वो अब आपके सामने रख दूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के बजाय शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे रखने वाले एक हिंदू पुजारी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। हम चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हुए हमले पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं पर और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। इसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। भारत की आपत्ति के बाद बांग्लादेश ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश की सरकार ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों द्वारा गलत समझा गया है। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह के निराधार बयान न केवल तथ्यों के गलत तरीके से पेश किए गए हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और आपसी समझ की भावना के भी विपरीत हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश की सरकार कैसे इस वक्त आंखें मूंदे बैठी हुई है, वो बांग्लादेश सरकार की ओर से, उनके विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई प्रतिक्रिया से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बांग्लादेश की यूनिट सरकार की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। तो ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस ने हत्या की जांच और उचित कानूनी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं आज बीजेपी कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। कल भी कोलकाता के बेहाला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अगरतला में भी हिंदू संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विपक्ष की चुप्पी पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि संभल जाने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार क्यों नहीं दिखाई देते। आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। आप देखिए, बांग्लादेश में न सिर्फ मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, जब से आपने देखा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के साथ साथ एक एक करके बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबर आ रही है और उसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी शामिल है, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। चटगांव इलाके की हमने वो तस्वीरें आपके सामने रखी है, जहां पर हिंदू विरोधी नारेबाजी खुल्लम खुल्ला हो रही है। मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास छोड़िए, मूर्तियां तोड़ दी गई हैं।
हिंदुओं पर ये दबाव डाला जा रहा है, जहां जहां पर उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उसे वो बंद कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ इस तरह की घटनाओं को और ज्यादा बल दिया जाएगा। और वही होता आप देख रहे हैं। अब मरता क्या ना करता इंसान क्या करेगा? जिसके सामने रोजी रोटी का संकट है, क्या वो अपनी दुकानें बंद कर दे? क्या वो अपने घरों में दुबक कर बैठ जाए, या फिर एकत्रित होकर इस इस्लामिक कट्टरपंथी जमात के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करे? और वही काम जब चिन्मय दास प्रभु ने करने की कोशिश की तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चिन्मय प्रभु को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, ये बहुत ही चिंता की विषय है। और चिन्मय प्रभु क्या कर रहे थे, वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो मंदिर तोड़े गए, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से उठा रहे थे। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध जताना कोई राष्ट्रद्रोह मानता है तो मुझे लगता है ये सही नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना। सर, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार आक्रमण हो रहे हैं और जिस तरीके की घटना घट रही है, ये बांग्लादेश में भारत का रिस्पांस क्या होना चाहिए सर? आपकी सरकार है सर केंद्र में? हमारी सरकार भारत में है, बांग्लादेश में नहीं है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलती हूँ राजस्थान के शहर उदयपुर, जिसे कहा तो जाता है झीलों की नगरी, लेकिन इस वक्त वहां पर वंशजों के बीच में लड़ाई चल रही है। महाराणा का वंशज कौन, ये आपसी दुश्मनी चल रही है। उदयपुर का मेवाड़ राज परिवार, विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के बीच का ये वाद विवाद अब सड़कों पर आ गया है। एक और विश्वराज सिंह मेवाड़ दुनिया दर्शन के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस का दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एकदम हैरान कर देने वाली परिस्थिति है। इन सबके बीच आज विश्वराज सिंह मेवाड़ एक लिंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब पहुंचे तो सिटी पैलेस जाकर कुल देवता के उन्होंने दर्शन करने की ठानी, लेकिन उदयपुर सिटी पैलेस के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। सिटी पैलेस के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है। सिटी पैलेस के 500 मीटर के दायरे में किसी के भी एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। सिटी पैलेस में एंट्री को लेकर ही राजघराने के दो पक्ष इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। राज परिवार में दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हिंसात्मक रूप ले लिया है। मैं इस वक्त सिटी पैलेस के पास मौजूद हूँ। ये उदयपुर का पुराना शहर है और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से सिटी पैलेस का जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। बैरिकेड्स लंबे चौड़े लगाए गए हैं, बांधे जा रहे हैं, जालियाँ लगाई गई हैं और आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर एसपी, कलेक्टर और बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। कल रात को यहाँ पर जम के पत्थरबाजी हुई थी, सिटी पैलेस से पत्थरबाजी हुई थी, क्योंकि विश्वराज सिंह जो है, जिनका दस्तूर यानी राजतिलक हुआ है, वो इस सिटी पैलेस के अंदर पूजा अर्चना करने जाना चाहते हैं। उनका खुद का कहना है कि ये संपत्ति विवाद है, हमारा ही महल है, संपत्ति में हमारा भी अधिकार है, तो हमें अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। जबकि इस सिटी पैलेस में यानी जो लक्ष्यराज सिंह जो अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक बाकायदा नोटिस इशू किया गया था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी इस प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार है, लिहाजा उसमें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद विश्वराज सिंह के साथ तमाम क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर आज इस सिटी पैलेस के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। ये पूरा विवाद विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह के बीच का है। सोमवार को सिटी पैलेस में जबरदस्त हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए ये स्पष्ट रूप से कहते नजर आए कि किसी के घर में गैर कानूनी तरीके से घुसना ये गलत है। लक्ष्यराज सिंह ने आरोप लगाया कि हंगामे के वक्त वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन विश्वराज सिंह के राजनीतिक प्रेशर के कारण वो कुछ नहीं कर पाई। मेवाड़ राजघराने का गौरवशाली इतिहास है, वो इस तरीके से सड़क पर आके लड़ रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सिटी पैलेस से पत्थरबाजी हुई, बाहर से हुई। आपको क्या लगता है कितना जायज़ है? देखिए, सच्चाई आप लोग स्वयं अपने आप में एक चौथा स्तंभ है इस देश का, और खुद आप लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, किस प्रकार से लोगों ने जो है वो दरवाज़ों के ऊपर, घरों के अंदर, घर के अंदर आने का जो है वो प्रयास जो है वो किया गया। ये सारी चीज़ें कब तक ठीक थी? इतनी पुलिस फोर्स वहाँ पर क्या इस हादसे को होते हुए देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित थी, या कानून को जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद थी? और ख़ास तौर के ऊपर जब इन चीज़ों की सूचनाएँ 3 से 4 दिन पहले जो है वो दे दी गई थी, उसके बावजूद भी क्यों ऐसी चीज़ों को जो है वो होने दिया, और क्यों नहीं 144 धारा का जो है उसको लागू करवाया गया?
आपने कहा ये पूरी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बिल्कुल। नाम बता सकते हैं आपको लगता है इसके पीछे कौन शख्स हो सकता है? नहीं, आप स्वयं हमारे सामने ये सारी चीज़ें कोई जग जाहिर हैं, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो चीज़ छुपी हुई है। और क्या राजनीति के अंदर जाना और अपने खुद के स्वयं के सोच को निजी चाह को जो है वो सोच को जो है वो पूरा करना, ये कहाँ तक जो है वो जायज़ है? क्या हमने राजनीति इसी वजह से जो है वो चुनी या हम जुड़े जिससे कि हम हमारे निजी मसलों का हल निकाल सकें, हम हमारे निजी फ़ायदे कर सकें, या हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए, उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करने के लिए, हमारी वजह से जो है वो किसी तरीके से जो है वो परेशान नहीं हो, इस वजह से हमने राजनीति के अंदर जो है दखल करी है। इशारा क्या बड़े राजघराने की तरफ है? नहीं, बड़ा छोटा राजघराना जो है वो मैं नहीं जानता, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो जिम्मेदार पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो चुने हुए व्यक्ति हैं, जो लोग राजनीति के अंदर उम्मीद करता हूँ कि उस सोच के लिए आए होंगे कि जहाँ हम जनता की, लोगों की जो है सेवा करेंगे, पर प्रेषित ये होता है कि वो स्वयं अगर अपनी चाह को, निजी इच्छाओं को जो है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, जिसके अंदर सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से उनके मंसूबों को कामयाब करवाने के लिए, पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाओं का उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है वो बैठा हुआ है। और एक आम नागरिक बिल्कुल ही किसी भी कानून के बगैर अपने आप को जो है वो महसूस करता है, जो हम लोगों ने, आप लोगों के माध्यम से देश और दुनिया ने जो है, जो हरकतें कल जो है वो देखी।